फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे जीडीसी से रिलेटेड आपके डाउट और सॉल्यूशन है उनके ऊपर अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों के अलग अलग टाइप के कमेंट आ रखे हैं, जीडीसी को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, एक तो ट्रांसफर होने से जो है जीडीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप जीडीसी दे पाओगे नहीं दे पाओगे, अगर दे पाओगे तो आप कहाँ से दे पाओगे, सारी कुछ डिटेल से बात करेंगे। सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड। अब इसमें कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर रेलवे एम्प्लॉय है और जीडीसी जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, तो क्या हमें रेलवे की तरफ से कुछ जो है ओब्लाइज मिलेगा इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। रेगुलर एम्प्लॉय कौन होते हैं, साथ ही इसमें जो है आपके एनटीपीसी वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो भी जीडीसी में अप्लाई कर सकते हैं क्या, जीडीसी में अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सारी कुछ डिटेल से अपन यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले जो मोस्ट ज़्यादा कमेंट आ रखे हैं वो आ रखे हैं ट्रांसफ़र के ऊपर, कि हमारा जो है हमने म्यूचुअल लगा रखा है या हम म्यूचुअल लगाने वाले हैं, तो उस दौरान अगर जीडीसी आती है तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीडीसी जो आती है वो आपके जोनल लेवल पे आती है। जैसे कि SWR है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, उसकी जीडीसी अलग आएगी, NWR की जीडीसी अलग आएगी। जब NWR की जीडीसी आएगी तो उसमें SWR वाला जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। उस जोन के अंदर जो जो डिवीज़न आते हैं वो लोग यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब मान लेते हैं कि आप जो है SWR में अभी कार्यरत हो और आप जो है NWR आना चाहते हो, NWR को आपको म्यूचुअल मिल गया है। इस केस में देखिए दोस्तों, अभी SWR के अंदर और NWR के अंदर दोनों के अंदर लोको पायलट की जो है वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल लगा देते हो, सपोज डेट अभी तो वैकेंसी आई हुई है, किसी टाइम अगर नहीं आई हुई हो तो उस टाइम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप मान लेते हैं कि SWR से आपने जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर दिया, SWR से आपने जीडीसी का फॉर्म अप्लाई कर दिया और अब जो है आपने NWR में म्यूचुअल लगा दिया, और आपका जो है यहाँ पे आपने जीडीसी का एग्ज़ाम दे भी दिया होगा मान लो, या नहीं भी दिया होगा, और आपका ट्रांसफ़र जो है NWR में हो जाता है। तो यहाँ वाले जो WCR में जो जीडीसी थी दोस्तों, उसमें अब आपका कोई रोल नहीं रह जाता है। आप WCR की जो है जो जीडीसी है उसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, और अगर अपना एग्ज़ाम दे रखा होगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका ट्रांसफ़र यहाँ पे NWR में हो जाता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी, आपका कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है जिस जोन में कार्यरत हो उसी जोन की जीडीसी आप दे सकते हो। अगर आप ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे जोन में चले जाते हो और आपके पहले जहाँ पे आप पहले पोस्टिंग थी आपकी, वहाँ पे अगर कोई जीडीसी निकलती है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और अगर आपका सिलेक्शन भी हो रखा है ना दोस्तों, वहाँ पे मान लेते हैं कि आपने जीडीसी का एग्ज़ाम दे दिया होगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपके दूसरे जोन में हो गया, म्यूचुअल या स्पाउस बेस किसी बेस पे, तो वहाँ पे जो पिछला जोन था जिसमें आपकी पोस्टिंग थी, वहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होगा वो मान्य नहीं होगा, वहाँ पे आपका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जीडीसी जो आती है वो आती है आपके जोनल लेवल पे। अब इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, आप सभी ने जो नोटिस देखा होगा पिछले कुछ दिनों में। तो उससे क्या होगा दोस्तों, अभी ये कंफर्म नहीं है कि सभी लोग जो है एक दूसरे जोन से फॉर्म डाल सकते हैं। इस सेंट्रलाइज करने का रेलवे का एक मकसद यहाँ पे सीधा सीधा अपने ये देख सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया जो है कहीं पे 2 साल से 3 साल से डिले होती है, उसको एक टाइम पे जल्दी से जल्दी सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उनको भरना है, और एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसको थोड़ा स्मूथ बनाना है। जल्दी जल्दी सभी लोगों का एग्ज़ाम साथ कंडक्ट हो जाए, सभी आरआरबी का एग्ज़ाम पे कंडक्ट हो जाए, तो उस हिसाब से वो देखा गया है। बाकी ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि आप जो है किसी भी जोन से फॉर्म डाल सकते हो। आपकी पोस्टिंग जिस जोन के डिवीज़न में है आप उसी में फॉर्म डाल सकते हो। अब कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर क्या हमारा डिवीज़न चेंज हो जाता है क्या अगर हम फॉर्म जीडीसी के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आप आरआरबी अजमेर से फॉर्म लगाते हो जीडीसी का और आप अजमेर डिवीज़न में कार्यरत हो। अब मान लेते हैं आपका लोको पायलट में सिलेक्शन हो जाता है, तो अब लोको पायलट में आपकी जो पोस्टिंग है वो बीकानेर डिवीज़न में भी कर दी जा सकती है, जयपुर डिवीज़न में की जा सकती है, या जोधपुर डिवीज़न में भी की जा सकती है, जहाँ पे पोस्टें वैकेंट होगी। तो इस प्रकार से आपका डिवीज़न भी चेंज हो जाएगा। और ऐसा इसमें अपन नहीं कह सकते कि मैं जिस डिवीज़न में कार्यरत हूँ मैं जीडीसी एग्ज़ाम देके उसी डिवीज़न में मेरे को पोस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मिल भी सकती है, लेकिन ये जो है इसमें आपका डिवीज़न भी चेंज हो सकता है। तो ये आपको ट्रांसफ़र की सारी कुछ प्रक्रिया समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों अभी मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा इसके रिगार्डिंग, जो WCR का निकला हुआ है लोको पायलट की वैकेंसी, उसमें भी अपन देखेंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है
किसी भी टाइप से, तो आप जो है उस जोन की जो भर्ती है जीडीसी वो देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका ट्रांसफर होकर आप आगे जिस जोन में जा रहे हो वहाँ पे अगर कोई जीडीसी आएगी तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों सिलेबस होता है जीडीसी का, वो सेम टू सेम आरआरबी का पैटर्न होता है। आरआरबी जैसे एग्जाम लेती है अपना एनटीपीसी का, जेई का, जो ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है जिसमें सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं, वही सारा को सिलेबस होता है। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो नोटिफिकेशन डब्ल्यूसीआर का आ रखा है। तो उसमें आपके वही जनरल मैथ हो गई, जनरल साइंस हो गई, और अगर आप आईटीआई वगैरह कर रहे हो तो इसका जो ट्रेड वगैरह का एक पेपर होता है वो हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे आपके रीजनिंग हो गई, साइंस वगैरह, यही जो बेसिक नॉलेज जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, वही सारा कुछ सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, सारा कुछ आपके यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो देखिए जीडीसी की जो है इसमें ओनली रेलवे के जो एम्प्लॉय है वो ही फॉर्म डाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम हमारा जो है पैनल में नाम हो गया, हम यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हो। आप कहोगे सर हम अंडर ट्रेनिंग है, जब फॉर्म निकले हैं तो क्या हम डाल सकते हो? तो आप नहीं डाल सकते हो। दूसरी बात आप कहोगे कि सर हमारा जो है हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हो गई है लेकिन हमारी एम्प्लॉय आईडी अभी तक नहीं आई है, तो आपकी दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले फॉर्म डालने की जो कंडीशन है उसकी वो कंडीशन यही है कि आपके पास में एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए। और एम्प्लॉय आईडी आपके पास में है, इसका मतलब आप जो है रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय है। और एम्प्लॉय आईडी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। कुछ दोस्तों के कमेंट आ रखे हैं सर हमें 5 महीने हो गए अभी तक हमारी जो है एम्प्लॉय आईडी नहीं आई है। तो देखिए दोस्तों ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो डीलिंग कर रखा है उससे बात कीजिए और पता कीजिए कि इसमें जो है इस प्रोसेस में कहाँ दिक्कत आ रही है, और इसमें जो भी डॉक्यूमेंटली फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो कीजिए, ताकि आपका जो है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपको जल्दी जल्दी मिल सके। और आने वाली जीडीसी के अंदर जो है 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जीडीसी का वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओ। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे चाहिए आपको। दूसरी बात, कुछ दोस्त जो ट्रेनिंग पे रहेंगे वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय आईडी वगैरह नहीं आएगी, और रेगुलर वो जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट करके पोस्टिंग उनकी नहीं हो जाती है तब तक वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। तो ये सारी कुछ एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, मान लेते हैं कि एलपी का दे रहे हो, तो एलपी के एग्ज़ाम के लिए जो भी डायरेक्ट भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी होती है वही जीडीसी के अंदर भी एलिजिबिलिटी होती है। तो वो भी अपन इसमें देखेंगे। अभी आपके पास में आईटीआई वगैरह, डिप्लोमा वगैरह जो भी संबंधित ट्रेड्स हैं वो आपके पास में होना चाहिए। अगर लोको पायलट का अगर फॉर्म डाल रहे हो तो जेई के लिए आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, और स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होगी तो आप लोको पायलट और बन सकते हो। सीसीटीसी वगैरह के लिए आपके पास में 12th होनी चाहिए, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इनके लिए अलग अलग जो भी आपके एनटीपीसी के अंदर जो डायरेक्ट भर्तियों के अंदर आपके क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास में जो संबंधित जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है हर एग्ज़ाम के अलग अलग, वो अगर उनके पास होगी तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ दोस्तों के पास में यहाँ पे बीटेक कर रखी है तो वो लोग जो है यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गुड्स गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो है जेई वगैरह या लोको पायलट की अगर संबंधित स्ट्रीम से कर रखे होंगे तो लोको पायलट के लिए भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे इसी टाइप से एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन रहने वाली है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न में वहाँ पे अपने क्या होता है, डायरेक्ट जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्री और मेंस वगैरह सारे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है आपके ओनली एक ही सीबीटी होगा। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम पैटर्न इसमें एक ही सीबीटी होता है, आपका दूसरा सीबीटी यानी प्री और मेंस ऐसा नहीं होता है। जैसे स्टेशन मास्टर अगर आपको बनना है तो यहाँ पे एक ही एग्जाम होगा, ये गुड्स गार्ड बनना है तो आपका एक ही एग्जाम होगा। हालांकि स्टेशन मास्टर के लिए सहायकों का एग्जाम भी दोबारा से होता है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है सीबीटी वो एक ही होता है। और लोको पायलट के लिए भी यहाँ प्री मेंस नहीं होता है, ओनली एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद में आपका सहायको होगा। और सहायकों के लिए यहाँ पे 8 गुना बच्चों को पास करेंगे, 8 गुना बच्चे जितने फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। टाइम बाउंडेशन वगैरह सारे कुछ जो नोटिफिकेशन आपका आएगा उसमें सारी कुछ डिटेल से लिखा रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न भी सेम टू सेम वैसा ही रहता है लगभग जैसा अपने डायरेक्ट ओपन भर्ती में होता है। इसके बाद दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, कुछ भाई यहाँ पे बोल रहे थे कि सर हम जो है रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय है तो हमें कुछ ओब्लाइज करेगी कि मान लो हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और लोको पायलट में A1 मांगा गया है, तो क्या हम इसमें फॉर्म डाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दोस्तों इसमें आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। एग्ज़ाम आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो का वही चाहिए जो ओपन भर्ती में होता है, जो आरआरबी रिक्रूटमेंट कराती है एनटीपीसी के थ्रू, तो उसके अंदर जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वही मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पे कोई ओब्लाइज नहीं किया जाएगा, आपका प्रॉपर मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर किसी भाई के पास में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो वो जो है लोको पायलट यहाँ पे नहीं बन सकता है, वो गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर वगैरह और जो बाकी भर्तियाँ उसके लिए एलिजिबल होता है। अब किसी भाई के पास में जो है यहाँ पे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो वो भाई जो SM नहीं बन सकता, ट्रेन मैनेजर नहीं बन सकता, जेई नहीं बन सकता, और आपका यहाँ पे
एलपी नहीं बन सकता। वो क्लरिकल जो पोस्टें आती हैं उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। क्लरिकल पोस्टें हालांकि इस बार सुनने में नहीं आ रहा, अभी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी सबसे पहले जो आ रही है वो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें आ रही है। सेफ्टी कैटेगरी में एलपी वगैरह है, गुड्स गार्ड हो गया, जो ट्रेन मूवमेंट से डायरेक्ट जो संबंधित होते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट मान सकते हैं सेफ्टी कैटेगरी वाला रेलवे के अंदर। जो सुरक्षा से जुड़ी हुई जो पोस्ट हैं वो उनकी भर्ती यहाँ पे पहले आएगी। तो ये हो गया दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका प्रॉपर चाहिए, इसमें आपको कोई छूट यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। इसके बाद रेगुलर एम्प्लॉय कौन होंगे, तो देखिए दोस्तों रेगुलर एम्प्लॉय जो है रेलवे के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोबेशन पीरियड चलता है, जैसे कि स्टेट में आपके गुजरात में 5 साल का प्रोबेशन है, राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन है, तो उसमें सैलरी वगैरह भी आधी वगैरह मिलती है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको फर्स्ट डे से आपकी पूरी सैलरी यहाँ पे मिलती है दोस्तों। और रेलवे के अंदर ऐसा कोई प्रोबेशन काल नहीं होता है, बस आपकी जो है जब एम्प्लॉय आईडी बन जाती है और आप इंडिपेंडेंट रूप से किसी स्टेशन पे काम करने लग जाते हो, चाहे आपको 2 ही दिन हुए, और वहाँ पे अगर कोई जीडीसी की भर्ती आ जाती है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। टाइम बाउंडेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि आपको जो है इतने साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप जीडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये जो है रेगुलर एम्प्लॉय, आप जो है सभी रेगुलर एम्प्लॉय यहाँ पे बन जाओगे जब आप इंडिपेंडेंट रूप से किसी स्टेशन पे या कहीं पे भी डीआरओ ऑफिस में जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, आप स्वतंत्र रूप से अपना स्वतंत्र प्रभाव से अपना जो है आप पोस्टिंग जो है आपकी हो जाती है और आप काम करने लग जाते हैं और आपकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह आ जाती है, तो आप जो है रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय यहाँ पे माने जाते हो। तो ये सारे कुछ जो जानकारी थे दोस्तों, अब मैं जो इसको आपको नोटिफिकेशन के बाद आधार से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये जो है WCR का यहाँ पे RRC ने जो नोटिफिकेशन आउट किया है वो है, इसमें आप देख सकते हो लोको पायलट की वैकेंसी है, और इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ वही मांगा गया है, कोई छूट यहाँ पे नहीं दी गई है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, लेवल 2 की पोस्ट है। और इसमें कैसे क्या अप्लाई करना है सारा कुछ इसमें ऑलरेडी है, ये PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी जो एज लिमिट क्या रहने वाली, UR OBC SC ST की सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है अगर अपन इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आप जो है सिलेबस भी देख सकते हो, सिलेबस में आपके क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में आपके रहेगा यहाँ पे, थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलेबस से पहले अपन देख लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो जब आपको नोटिफिकेशन निकलेगा तो वहाँ पे आपके साफ साफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे सारी कुछ लिखी रहेगी। ITI में कौन सी ट्रेड वाले यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होंगे, डिप्लोमा जो है कौन सी ट्रेड वाला यहाँ पे एलिजिबल होगा, सारा कुछ आप देख सकते हो। ये चीज़ अगर किसी बंदे के पास है तो वो लोको पायलट के लिए फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद दोस्तों इस नोटिफिकेशन में वाइड नोटिफिकेशन है, इसमें कम्प्लीटली आपकी सारा कुछ डिटेल से लिखा होता है। इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने गुना लोगों को यहाँ पे पास करेंगे, सिलेबस वगैरह क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में सभी टाइप के जो डाउट है वो सारे कुछ आपको यहाँ पे क्लियरली मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन इसको थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो आपको ये सिलेबस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा और क्वेश्चन रहेंगे आपके 100। तो सारा कुछ इसमें आपके लिखा रहेगा। ये है दोस्तों सिलेबस है। देखिए मैथमेटिक्स में अपन जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक वही सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैथमेटिक्स में आपके जो नंबर सिस्टम वगैरह है, बोर्ड मास वगैरह सारे कुछ वही है, सारा नया कुछ भी नहीं है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ये आपकी बेसिक नॉलेज ये हो गया नीचे, और इसके बाद में जनरल अवेयरनेस GS वगैरह सारा कुछ यहाँ पे। तो यही सारा कुछ सिलेबस सभी एग्जाम के लिए अलग थोड़ा सा अलग रह सकता है, बाकी GK GS वगैरह सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर इसकी कट ऑफ क्या रहती है वो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पिछली GDC का जो है यहाँ पे कट ऑफ कितनी रही है। इसके बाद दोस्तों अपन WCR की जो है साइट पे जाके अपन देखते हैं GDC का जो नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है उसके अंदर फॉर्म डालने के लिए अपने को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले अपन इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके पास GDC नोटिफिकेशन दिखा और लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर अपन क्लिक करेंगे और इसमें पहला जो ऑप्शन आएगा क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे न्यू रखा, न्यू एम्प्लॉय हो, तो अपन इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही सबसे पहले अपने पास में एम्प्लॉय आईडी मांगेगा। तो एम्प्लॉय आईडी अपने पास में फॉर्म डालने के लिए होनी चाहिए, ये देखिए कंपलसरी है, आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास में एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए। आपकी जो सैलरी आती है उसके ऊपर 11 डिजिट का लिखा रहता है, वो आप एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप स्टेप बाय स्टेप आगे इसमें आप बढ़ सकते हो। तो ये सारी कुछ प्रोसेस है दोस्तों। आई होप ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और GDC को लेकर किसी भी टाइप का कमेंट हो तो आप किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या उसको पर्सनली आपको मैसेज करके बताऊंगा। जितना मेरे को नॉलेज है या मैं जितना पता कर पा रहा हूँ वो सारी जो नॉलेज है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो आप देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे सारी कुछ जो जानकारी है वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही अपने को यहाँ पे पता लगेगी। तो आप वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए। थैंक यू दोस्तों।